हेलो एवरीवन। सो प्यारे बच्चों, सभी को पंचशीला अकेडमी में वेलकम अगेन। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आज लास्ट पार्ट पर हम बात करेंगे, जिसमें आज हम लोगों को स्टडी करना है एनर्जी डेंसिटी पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी पर, मोमेंटम पर, और देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि इन तीनों पर बेस्ड होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, जिसमें हम इन सारे टॉपिक को कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करेंगे, एनर्जी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किस फॉर्म में होती है, तो सारे डिस्कशन आज का लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को जो वो वॉच कर रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में आप लोग इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के जादू को और बात करते हैं सबसे पहले हम एनर्जी डेंसिटी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर फर्स्ट पे हम आते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखे हैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी को हो और मोमेंटम को पता करेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी क्या करती है भैया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करती है। कैसे करती है? आपका मोबाइल फोन, हम किसी का नंबर डायल करते हैं, जैसे ही नंबर डायल करते हैं सामने वाले की कॉल मिल जाती है। क्या हुआ? हमने मैसेज किया किसी को या कॉल किया किसी को, तो क्या हुआ? सिग्नल हमारे मोबाइल से चलकर कहाँ गया? सामने वाले पर्सन के पास। किस फॉर्म में गया? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में उसके मोबाइल फोन पर वो मैसेज जाता है, या उसको रिंग जाती है, उसका फोन बजता है, और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं? उससे डिस्कशन करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये सब एनर्जी क्या कर रही है? कैरी कर रही है। जैसे सन से आने वाली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सन से ये हीट एनर्जी को लेकर कहां तक पहुंच रही है? सभी जगह पर। हमारे अर्थ पर भी यही हीट एनर्जी कहां से आ रही है? सन के पास। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एनर्जी को कैरी करती है। दे ट्रेवल इन स्पेस, और स्पेस में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। दस एनर्जी कंटेंट इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके पास जो ये एनर्जी है किस फॉर्म में है? ये दो फॉर्म में है। हमने देखा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो परपेंडिकुलर इस तरफ से चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे चलेगी, और ये ऐसे वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के करते हुए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में आगे बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है इसके पास वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, और इस तरह से ये एनर्जी वन प्लेस टू अदर स्पेस में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, कितनी है ये? सो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एनर्जी का अमाउंट है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों का अमाउंट यहां पर कैसा है? इक्वल है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी होगी। चलिए, बट नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। हमने पिछली क्लासों में एलसी सर्किट को पढ़ा है और एलसी ऑसिलेशन को भी स्टडी किया है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से क्या होती है? जनरेट होती है। और ये किस में होते हैं? ये होते हैं हमारे एलसी सर्किट के अंदर। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? हमने जो एलसी सर्किट बनाया था उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर, इन दोनों को हमने यूज किया है। कैपेसिटर की इस एंड पर ये प्लस चार्जेस है, यहाँ पर क्या है? माइनस चार्जेस। तो प्लस से माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिलता है हमें। तो कैपेसिटर के अंदर ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, और जो इंडक्टर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड
चार्ज के ऑसिलेशन होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में पहुंच जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी। तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। क्लियर है? चलिए, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर चार्ज हमारे ऑसिलेट करने से एक्सचेंज होती रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होगी, और व्हाइल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम इंडक्टर, और मैग्नेटिक एनर्जी जो हमारी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी और वो होगी हमारे इंडक्टर के पास। तो इस तरह से ये एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हमारे कैपेसिटर के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी इंडक्टर के पास होती है। तो इस तरह से हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। क्लियर है बात सभी को? एनर्जी को ये कैरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होगी, दोनों इक्वल अमाउंट में होगी, और साथ ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रही है वो चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से बन रही है। तो कैपेसिटर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी आएगी और इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी आपको मिलती है। चलिए बच्चे, आते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं यहां से इस कैपेसिटर के अंदर। तो हमने दो तरह की एनर्जी की बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और दोनों ही हमने अभी बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी यहाँ पर कितनी है वो हम फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये है आपका कैपेसिटर, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज गिवन है। तो प्लस और माइनस ये दो प्लेटें जब हम एक दूसरे के सामने रखते हैं तो इन दोनों के बीच ऐसा एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। तो यहां पर छोटा सा एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा हमारा E डॉट डी कॉस थीटा, बट थीटा यहां पर कितना है? 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों के बीच की एंगल थीटा इक्वल टू कितनी होगी? 0 डिग्री। इस केस में cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होना है? 1। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा वो मिलेगा E डॉट डी। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है दोनों प्लेटों के बीच। इज इट क्लियर? अब आपने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पर जाए हमारे, तो वहां पर हमने स्टडी किया है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, मींस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी हमने स्टडी की है हाफ CV²। C यहाँ पर कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर का, और V यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेटों के बीच डेवलप हो रही है। और ये जो कैपेसिटी है ये आपने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की है, एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो ये होता है ε0A/d। इसका पूरा हमने डेरिवेशन स्टडी किया है हमारे कैपेसिटेंस के अंदर। इलेक्ट्रोस्टेट का एक पार्ट था जिसमें हमने पोटेंशियल देन कैपेसिटेंस पर बात की थी, तो वहां से हमने पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती है इसका डेरिवेशन हमने फाइंड किया है। जिसका ये इनकम्प्लीट है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर पर जाकर इस पूरे डेरिवेशन को समझ सकता है कि जब आप दो पैरेलल प्लेट को एक दूसरे के सामने रखते हैं या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका डेरिवेशन हमने फाइंड किया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो हम इस पर नहीं जाएंगे। C इक्वल टू हो गया ε0A/d। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी कैलकुलेट किया यहां से, ये हो गया E इंटू डी द होल स्क्वायर।
सो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, स्क्वायर हटाएंगे तो ई का स्क्वायर स्क्वायर हो गया और डी का स्क्वायर यहां पर हो गया। अब यहां से डी से डी कैंसिल, सो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ए को हमने डी के साथ लिख लिया। अब एरिया, यहां पर ए कौन है, एरिया ऑफ प्लेट, जो ए आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज एरिया ऑफ प्लेट, और जो डी है ये डिस्टेंस बिटवीन द क्या है, प्लेट्स। तो अगर हम एरिया का मल्टीप्लाई इस डिस्टेंस से करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों रिजल्ट में आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम। यह कौन है, हियर V इज वॉल्यूम, ओके। और यहां जो V है यह है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों V का मीनिंग यहां पर डिफरेंट है, ये पोटेंशियल को डिनोट करता है और यहां पर हम इसका यूज वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं बच्चों। तो ये आ गई एनर्जी हमारे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इस वॉल्यूम V को यहां से उठा के मैं ला रहा हूं U के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा U डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जरा इस फॉर्मूले को देखो आप, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने पिछली क्लासों में फॉर्मूला स्टडी किए हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पर जो मास प्रेजेंट होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। यहां बात किसकी हो रही है, एनर्जी की, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से, और यह है इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इसीलिए म्यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ओके। हियर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जब जब हम बात करते हैं वो हमको एनर्जी डेंसिटी गिवन करता है। दिस इज आवर एनर्जी डेंसिटी, ओके। चलिए, तो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, मगर यहां पर इससे पहले हम एक काम और करने वाले हैं। तो वो काम ये है कि अभी देखिए, अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास मिला है वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ डिवाइड में लाएंगे तो ये U अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, हर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से माइनस में मैक्सिमम, और वापस क्या हो रही है, जीरो। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, पीक वैल्यू। तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, वेरिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो यहां जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां इसका ना एवरेज निकालते हैं। तो यहां पर E की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, म्यू अपॉन यू अपॉन वी, ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे दैट इज E स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी द होल स्क्वायर, ये हमको मिलता है। अब हम फाइंड करते हैं इसका एवरेज। तो एवरेज डेंसिटी कितना, तो एवरेज फाइंड करने के लिए म्यू ई
बार हमने लगा दिया यहाँ से, इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। ओके, इसका हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो यहाँ एक साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, जब इसका हम एवरेज फाइंड करते हैं तो म्यू ई जो हमको एवरेज मिलने वाली है, दिस इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट द होल स्क्वायर इनटू इस पूरे का एवरेज वैल्यू होगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, सो म्यू एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी 2 से 2 कैंसिल कैसे, बाय मिस्टेक ये 2 अपनी प्लेस पर है और ये 2 अपनी प्लेस पर है, इन दोनों का हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो जो एवरेज डेंसिटी हमको मिलेगी वो मिलेगी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दिस इज एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एवरेज निकला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पर यूनिट वॉल्यूम पर जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसका ये एनर्जी डेंसिटी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? देखिए क्या किया था हमने, कैपेसिटर लिए थे हमने, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया हमने, देन हमने देखा कि जो कैपेसिटर हमारा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो वो होती है हाफ CV स्क्वायर। सी का वैल्यू पुट किया, वी का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, हमको ये एनर्जी मिली। हमको ये एनर्जी हमने फाइंड की पर यूनिट वॉल्यूम पर और इसका निकाला हमने यहाँ पर एवरेज। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिवाइड में इसको लिखा हमने एनर्जी डेंसिटी, ई की वैल्यू पुट की, तो इसका एवरेज हमको मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है इतना सभी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी है हमारी वो किसके पास होगी, हमारी इंडक्टर के पास। तो ये लेते हैं हम एक इंडक्टर, अब इसके पास जो एनर्जी है हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। इसके पास एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। मान लीजिए इस इंडक्टर का लेंथ L है और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है कैपिटल L। ठीक है, तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा डेरिवेशन हमने फाइंड किया है हमारी पिछली क्लास में, और वो होगा हमारा, उसमें हमने स्टडी किया है L इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हमारा है म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। L आपकी इस सोलेनॉइड की लेंथ है और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिस वायर से ये बनाया गया है। इस एरिया की जगह हम रख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L। ओके, यहां पर R इसका क्या हो गया, रेडियस। अब ये इसका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसके अंदर जो एनर्जी है हमारे पास वो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है। और इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, तो वो एनर्जी आपने कैलकुलेट की है और वो एनर्जी होगी हाफ LI स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, इसका भी डेरिवेशन हम कर चुके हैं, इसका भी डेरिवेशन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो ये एनर्जी है। अब ये करंट कितना, तो यहां जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो इसकी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी म्यू नॉट NI के इक्वल। मींस यहां से I को सेपरेट करें तो वो हो जाएगा B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू N। I की जगह रख दें आप, ये LI स्क्वायर है, सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ L, I की जगह रखें वैल्यू, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट। चलिए पहले एक साथ कर देते हैं, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू N द होल स्क्वायर। सो U इज इक्वल टू हाफ L B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू N का स्क्वायर।
ये तो हमने इसको सॉल्व किया करंट की वैल्यू पुट करके, एल की वैल्यू भी यहाँ पुट करते हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एल, एल इक्वल टू ये रहा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब यहाँ से एन स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ हमारे पास जो बचता है म्यू नॉट का स्क्वायर है। यहाँ पर म्यू नॉट से एक बार तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बार अभी जिंदा है, तो एनर्जी कितना मिला इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ, फिर हमारे पास है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर डिवाइड में बचा है म्यू नॉट, तो यहाँ लिया हमने म्यू नॉट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब बचा है आपके पास पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल करेंगे तो ये हमको मिलेगा वॉल्यूम, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को ले आओ डिवाइड में, तो यहां हमको मिलेगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। और नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका एवरेज यहां जो हमको मिलेगा, ये तो एनर्जी डेंसिटी मिला म्यू बी, पर इसका हम एवरेज भी फाइंड करेंगे साथ ही, ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्लियर है? चलिए, अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड में के फॉर्म में कितनी है हमारी इंडक्टर के पास, हम आ रहे हैं उसकी, अच्छा डेंसिटी के लिए तो हमारा जो नेक्स्ट पे पीटी आया नहीं, यही कर लेते हैं। चलिए, सो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, सो म्यू U डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास मिला है, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब B यहां पर कैसा है? वेरिएबल। जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, वैसे ही B भी वेरिएबल है, तो B का इक्वेशन होगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये B की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं? यहां पर। और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी। चलो एवरेज हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से 1/2 बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बी नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या है? म्यू नॉट। चलो इसको इधर ले आए, इसको यहां से थोड़ा हम इधर ले लें, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, इसको हम इधर ले लेते हैं। u बाय, इसका नेक्स्ट स्टेप है u बाय v इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और ये म्यू बाय वी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी b हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज कितना होगा इसका? सो हाफ बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी बाय म्यू नॉट। तो एवरेज निकालेंगे, तो अभी बात की थी हमने म्यू बी एवरेज जो हमको मिलेगा वो होगा हाफ बी नॉट बाय बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज मिलेगा हमको 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई करें 1/4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दैट इज एवरेज मैग्नेटिक
डेंसिटी, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम पर। ये हमको एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी मिलती है पर यूनिट वॉल्यूम में। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इट क्लियर? सेम जो हमने कैपेसिटेंस के लिए की थी, वहां पर हमने एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, और यहां पर एनर्जी डेंसिटी ऑफ क्या फाइंड कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे इंडक्टर के पार्ट है। ये सारी कैलकुलेशन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है बच्चों? तो ये था इसका एनर्जी डेंसिटी। चलिए तो शो करते हैं क्या एनर्जी डेंसिटी म्यू बी और एनर्जी डेंसिटी म्यू ई एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो बच्चों, जितनी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है उतनी ही आपको शो करनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होगी। तो अभी हमने एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है और वो हमको मिला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये क्या मिला है हमको इसके अंदर? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो देखो एनर्जी डेंसिटी म्यू बी इक्वल करना है म्यू ई, हाँ थोड़ा सा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं इसकी एवरेज की, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एवरेज में हमें यहां लाना है 1/4। सो एनर्जी ऑफ एवरेज डेंसिटी म्यू ई एवरेज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ये था एवरेज डेंसिटी। अब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका रेशियो आपको पता होगा। ये होता है हमारे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट। और यहां पर c भी कितना है? c ही हमारा 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? तो ई नॉट की प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो म्यू ई एवरेज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और सी की प्लेस ई की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी नॉट सी द होल स्क्वायर। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और जो डेंसिटी मिलेगा यहां से हमको म्यू एवरेज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट एज इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर, और सी स्क्वायर को देखो, सी इक्वल टू कितना है? रूट ऑफ दिस। तो यहां पर स्क्वायर है तो रूट को यहां से हटा दें हम। सो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाता है और बचता है 1/4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। दिस इज एवरेज, इधर चल रहा है हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कौन आ गया है? ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो म्यू ई एवरेज इज इक्वल टू म्यू बी एवरेज, दोनों हमको मिलेंगे। तो जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। दीज आर ऑल्सो इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का है उतना ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो ये तो बात हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात करते हैं हम टोटल एनर्जी डेंसिटी की। अब टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो म्यू है वो किसके इक्वल होगा? म्यू ई प्लस म्यू बी के इक्वल होगा। अब दोनों ही एनर्जी हमारी क्या है? इक्वल अमाउंट में है। अगर इक्वल अमाउंट में है तो उस म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू ई प्लस म्यू ई। बी किसके बराबर? ई के बराबर ही, तो हमने इसको इक्वल लिख लिया। सो म्यू इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 2 म्यू ई। सो म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू
म्यू ई कितना है 1/2 1 बाय एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सो म्यू इज इक्वल टू कैंसिल, ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सेम हियर, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बात की, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू बी प्लस म्यू बी। सो अगेन म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू बी। सो म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू बी कितना है, वो है हमारा 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। 2 से कैंसिल करो, ये 2 हो जाएगा। सो म्यू इज इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो फाइनली अगर यहां देखें हम, सो म्यू ई इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्लियर है? मीन्स म्यू ई इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू बाय 2। ओके बच्चों, तो ये है टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा सा हमने जितना भी स्टडी किया है इसको हम रिकॉल करें तो देखो, समरी में बात करते हैं हम, म्यू एवरेज कितना मिला हमें, हाफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट द होल स्क्वायर, हाफ बी नॉट एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर। म्यू बी एवरेज हाफ म्यू एवरेज इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बाय 4, और म्यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू एवरेज इक्वल टू 1/4 ए नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये सारे कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। चलते हैं अगले पार्ट की ओर और बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? तो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड में कितनी हमारी फ्लो हुई है वो उसकी कैलकुलेशन। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर। ओके, सो लेट एन इमेजिनरी सिलेंडर। ओके, अब देखिए क्या चीज है हमारी एनर्जी डेंसिटी, हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉस करती है पर यूनिट एरिया को इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। एक वेव की कितनी इंटेंसिटी होगी हम तय कैसे करते हैं, एक यूनिट एरिया को परपेंडिकुलरली कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है उसकी कैलकुलेशन। तो यहां हमने इसके लिए क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर यहां पर मेजर किया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ए है, और ये इमेजिनरी सिलेंडर जो हमारा है, मान लीजिए कहीं से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से आ रही है और इस एरिया को क्रॉस करते हुए इस सिलेंडर के अंदर एंटर करती है। इस सिलेंडर के अंदर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पार करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सिलेंडर को क्या करती है, फील करती है। तो जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने यूज किया है वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली filled with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कंप्लीटली फील्ड हो चुका है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ओके, और यहां देखिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, किसी यूनिट एरिया को पार करके कितनी एनर्जी जा रही है पर सेकंड, वही हमारी क्या है यहाँ पर इंटेंसिटी। इस फॉर्मूले को देखें हम तो ये एनर्जी है, ये टाइम है, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट हमारा बनेगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऊपर एनर्जी बाय टाइम इक्वल टू वॉट, और बचा एरिया, तो ये हो गया एरिया
वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ कितनी एनर्जी है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इस इमेजिनरी सिलेंडर को क्रॉस करते हुए यहाँ गई है, इसको कंप्लीटली फील्ड किया है, वो हमारी क्या है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, अच्छा पहले हम बात करते हैं इसकी एनर्जी पर। तो हमारे यहाँ जो एनर्जी है वो कितनी होगी, इस सिलेंडर में एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम पर है, हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट द होल स्क्वायर। ये एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम की। तो होल वॉल्यूम पर एनर्जी कितनी होगी, होल वॉल्यूम पर जो एनर्जी हमारी होगी वो होगी म्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एंड से इस एंड की तरफ पहुंच रही है। तो यहां से यहां जाने में जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। एरिया इनटू अगर सीटी करें तो इस सिलेंडर का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू सीटी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अवर सिलेंडर। एक यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी इतना है, तो टोटल वॉल्यूम पर कितना, टोटल वॉल्यूम इनटू दिस। ओके, चलिए अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी हमारा है I इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ये रहा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू एरिया इंटू सी टी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू सी टी, सॉरी एरिया इंटू टाइम। एरिया से एरिया कैंसिल और टी से टी कैंसिल। So intensity of wave is equal to half epsilon naught E naught square into C. That is the intensity of electromagnetic wave. ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमने बात की एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो एनर्जी हमारी क्रॉस कर रही है किसको, इस यूनिट एरिया को, किधर, इन ए डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमारा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट प्रोपेगेशन। तो जो जहां हमारी वेव ट्रेवल करती है उसके दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो जो एनर्जी है हमारी पर यूनिट एरिया पर क्रॉस करने वाली यूनिट टाइम में, दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू आई इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंटम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होता है, और जो जिसके पास मोमेंटम होता है वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बच्चों डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो हर पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है और उसका अपना मोमेंटम होता है, और वो होता है P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। हियर लेमडा क्या चीज है, वेवलेंथ, और एच कौन है, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, P मोमेंटम है, एच प्लैंक कांस्टेंट, और लेमडा उसका क्या है, वेवलेंथ। तो हर पार्टिकल अपने साथ एक वेव कंसिस्ट करता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग P इक्वल टू एच बाय लेमडा ये होता है। और किसी फोटोन के पास, किसी अगर लाइट पार्टिकल के पास वेव नेचर है तो उसके पास एनर्जी होगी, और वो एनर्जी इज इक्वल टू होगा E इक्वल टू एच न्यू।
और एनर्जी इज इक्वल टू एच, और न्यू की जगह पर हम रख सकते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये एक रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो न्यू के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, सी अपॉन लेमडा। सो एच इंटू सी डिवाइडेड बाय क्या मिला हमको, लेमडा मिला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जहां जहां एच अपॉन लेमडा हमको दिख रहा है, क्या इस रिलेशन की जगह हम पी लिख सकते हैं? सो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू सी। सो पी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एनर्जी। चलिए, एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या मिला, सी। सो पी इज इक्वल टू ई मतलब एनर्जी, और सी मतलब क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव। जिस पार्टिकल के पास एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो सरफेस पर क्या कर सकता है, कुछ मोमेंटम अप्लाई कर सकता है। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी को कैरी करती है ये 1 + 2 अदर, और जहां जिस सरफेस पर टकराएगी वहां ये क्या करेगी, कुछ मोमेंटम अप्लाई करेगा। मोमेंटम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे मटेरियल का, जिसमें मास है, वेलोसिटी है, वो क्या कर सकता है, मोमेंटम अप्लाई कर सकता है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि केवल पार्टिकल ही क्या करेगा, मोमेंटम अप्लाई करेगा। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करती है, मोमेंटम अप्लाई करती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल जिसके पास मास है वही क्या करे, मोमेंटम अप्लाई करे। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मासलेस है, चार्जलेस है, फिर भी क्या करती है, मोमेंटम अप्लाई करती है। एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड, ये रिलेशन हमने अभी अभी यहां से कैलकुलेट किया है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव आल्सो मोमेंटम। क्लियर है, और हर सब्सटेंस के ऊपर, हर सरफेस के ऊपर ये मोमेंटम अप्लाई कर सकती है। क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम है, इंटेंसिटी है, ओके, और इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमने फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। अच्छा, ये एक तो बच्चों ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की आ चुकी है, इसमें इसी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। चलिए नेक्स्ट, अब सारा कंक्लूजन हम मिक्स करते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और यही हमारा फाइनल टॉपिक का एंड होने वाला है। तो बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू ऑसिलेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज। किससे बनी थी, ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो हमको मिला था एलसी सर्किट पर, उसकी हेल्प से बनी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यही हो गया। नेक्स्ट है, these wave do not require any medium to propagate, they can be also travel in vacuum also। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वैक्यूम में, फ्री स्पेस में कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। इज इट क्लियर? क्योंकि वेव दो तरह की हमने पढ़ी है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको साउंड सुनाई दे रहा है, अगर हमारे और आपके बीच में मीडियम नहीं होता तो मेरा साउंड आप कभी नहीं सुन सकते थे। तो कुछ वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इन दिस वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर ऐसे चलते जाते हैं। दोनों के दोनों हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की ऑल्सो परपेंडिकुलर होते हैं। एंड ऑसिलेटिंग विद सेम फेस, दोनों के दोनों सेम फेस पर होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे है तो मैग्नेटिक फील्ड 90 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 180 पर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहां होगी, 180 पर। सेम फेज से ऑसिलेट करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिधर डायरेक्शन जा रही है हमारी वेव की, उसी डायरेक्शन में ये बनेगी। दिस वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर बनती है,
मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बनती है, इन दोनों से बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो क्या रखती है, ट्रांसवर्स नेचर रखती है। ऐसे परपेंडिकुलर मोशन करना ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल। हमने बात की जो रेशियो है वो इक्वल होता है टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं बन रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी कहीं बन रही है और अगर आप यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये उससे डिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। इसका मतलब है जो आपकी वेव्स है वो चार्ज लेस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करेगी, चार्ज को। चार्ज अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, कहीं पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उसमें वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और टर्न हो जाता है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ नहीं मिलता है, इसीलिए ये चार्ज लेस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव विथ सेम वेलोसिटी, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इन फ्री स्पेस द वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन इन दिस वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में आप इसकी इक्वेशन को दे सकते हैं c = 1/√μ0/ε0। ये हमने भी कैलकुलेट किया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड वेव होती है, इनके लाइट वेक्टर्स ऑल डायरेक्शंस में क्या होते हैं, हमको मिलेंगे। तो जो लाइट हमारी ऑल डायरेक्शंस में, इसकी इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शंस में फैली हुई है, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं पोलराइज्ड वेव। दिस वेव ट्रांसफर एनर्जी विद देम। इनके अंदर क्या फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो होती है। दे हैव इक्वल इलेक्ट्रिक एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एवरेज डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में होती है और उस एनर्जी को ये कैरी करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, और ये हमने अभी सॉल्व भी किया है। दिस वेव हैव लीनियर मोमेंटम, इनमें लीनियर मोमेंटम है, सो दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सरफेस एट विच दे इंसिडेंट। जिस सरफेस पर टकराएगी वहां ये मोमेंटम अप्लाई करेगी, P = U/V। कुछ प्रेशर अप्लाई करती है ये। मान लो सामने हमारी दीवार है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, जब यहाँ टकराती है तो इसमें एनर्जी है, स्पीड है, तो इस दीवार के ऊपर क्या लगाएगी, कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है लीनियर मोमेंटम। चलिए बच्चों, तो यही था हमारा एंड आज का। तो फाइनली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है, जो भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टडी करना था। शुरुआत की थी हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स पर, इनकी इक्वेशंस पर, इनके एनर्जी डेंसिटी पर, इनकी प्रॉपर्टी पर सारी बेसिक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, और यहीं पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर का होता है एंड। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही मजेदार पार्ट शुरू होने वाला है, जो कि बेस्ड होगा हमारा लाइट के फिनोमिनास पर, मींस ऑप्टिक्स। तो बच्चों, ऑप्टिक्स भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके स्टडी हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो बच्चों, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो एक बार आप स्टडी करें और नोट जरूर बना लें, क्योंकि यही हमारे लास्ट एंड पर काम आते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम एग्जाम्स के अंदर स्कोर करते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम भी बहुत नियर आ चुकी है, जितनी फास्ट हो सके आप सारे वर्क कंप्लीट कर लें एग्जाम से पहले। और बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।